हेलो एवरीवन, मेरा नाम मंजेश ठाकुर और आज 26 फरवरी आज की डेट है 26 फरवरी को आज हम पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के अपने एक और नए जीएस अध्याय मौर्य वंश को। तो आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश से लेकर पूरे मौर्य काल को कि मौर्य काल में क्या क्या हुआ। ठीक, तो मेरे पास है एक ये बुक जीएस सुधा, नवीन फरमा फर्की है जीएस सुधा। तो इसी से आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे मौर्य वंश के प्रमुख शासक और मौर्य वंश को। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी जर्नी को। तो मौर्य राजवंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य की विजय की सूचना हमें गुप्त काल के एक लेखक विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस से मिलती है। कहाँ से मिलती है? विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस से मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक रहे। एक यूनानी विद्वान प्लूटार्क कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से संपूर्ण जम्बूद्वीप को रौंद डाला और निम्नलिखित स्वरूप में अपने साम्राज्य का निर्माण किया। प्रथम चरण, उसने सिंधु नदी और ब्यास नदी तक विस्तार किया। द्वितीय चरण, उसने घनानंद के साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। अतः पूर्व में उसकी सीमा बंगाल तक, दक्षिण में उसकी सीमा गोदावरी नदी तक पहुंच गई थी। बंगाल में बोगरा जिले से प्राप्त महास्थान अभिलेख को चंद्रगुप्त मौर्य से ही जोड़ा जाता है, जो बंगाल विजय से संबंधित है। तृतीय चरण 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस को पराजित करके काबुल, कांधार, बलूचिस्तान एवं हेरात पर कब्जे किया। अतः उत्तर पश्चिम में मौर्यों का पश्चिमी सीमा हिंदू को फिर तक पहुंच गई। बदले में सेल्यूकस को केवल 500 हाथी दिए एवं सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। चतुर्थ चरण, गोदावरी नदी से दक्षिण की ओर कर्नाटक में ब्रह्मगिरी तक के भूभाग पर नियंत्रण किया। हालांकि इस संबंध में विवाद है कि 16वीं सदी में एक तिब्बती लामा तारानाथ इसका श्रेय उसके उत्तराधिकारी बिंदुसार को देता है। यूनानी राजदूत मैगफनी चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में रहता था एवं इसने इंडिका नामक पुस्तक को लिपिबद्ध किया। मैगफनी ने क्या किया था? इंडिका नामक पुस्तक को लिपिबद्ध किया था। क्या किया था? इंडिका नामक पुस्तक को लिपिबद्ध किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पुष्यगुप्त सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, जिसने फतेहसन झील का निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त सौराष्ट्र में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, जिसने फतेहसन झील का निर्माण करवाया था। फतेहसन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यगुप्त ने। चंद्रगुप्त जैन धर्म को अपनाने के बाद गुरु जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला में रहने लगे। चंद्रगुप्त ने श्रवण बेलगोला में संन्यास लेकर संलेखना से शरीर त्याग दिया। किससे शरीर त्याग दिया था? संलेखना से शरीर त्याग दिया। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व इसके दरबार में मिस्र का राजदूत डायमेकस और यूनान राजदूत डायनोफियस रहते थे। कौन कौन रहते थे? तो राजदूत डायनोफियस और डायमेकस किसके दरबार में रहते थे? बिंदुसार के में। कहाँ के थे? मिस्र के थे। कहाँ के राजदूत थे? मिस्र के राजदूत थे। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के एवं उत्तराधिकारी के रूप में 298 ईसा पूर्व मगध की सत्ता पर आरूढ़ हुए और अमित्र घात यानी शत्रु विनाशक की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? अमित्र घात की। बिंदुसार को भद्रसार या मद्रसार एवं सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को भद्रसार एवं सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोही जिनका दमन उनके पुत्र सुफीम और अशोक ने किया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोही हुए जिनका दमन उनके पुत्र सुफीम और अशोक ने किया। सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम एवं बिंदुसार के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का वर्णन करते हुए यूनानी लेखक एथीनियस बताते हैं। कौन बताते थे? एथीनियस बताते हैं कि बिंदुसार में सीरियाई शासक ने 3 चीज़ों की मांग की थी: सूखी अंजीर, अंगूरी मदिरा और दार्शनिक। जिसमें सीरियाई शासक ने 2 चीज़ें अंगूरी मदिरा एवं सूखी अंजीर तो भिजवा दी, लेकिन यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों को भेजने में असमर्थता जाहिर की।
फिर भी फिरियाई फाफन के द्वारा डायमेकफ नामक राजदूत मेगाफनीच की उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। किसने भेजा? तो फिरियाई फाफन के द्वारा। किसके द्वारा? फिरियाई फाफन के द्वारा राजदूत मेगास्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा गया। मिस्र का राजदूत डायनोसियस एवं अजीविका संप्रदाय का ज्योति फाफ्त्री पिंगलवत बिंदुसार की राज्यसभा में ही थे। चंद्रगुप्त की राज्यसभा की भांति ही बिंदुसार की राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री का दायित्व भी चाणक्य पर ही रहा। प्रधानमंत्री कौन रहा इनका? तो कौन रहा? चाणक्य। अशोक महान उज्जैन के राज्य वाले पद का निर्वहन करते हुए वर्ष 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक मगध सम्राट के रूप में हुआ। अशोक ने आरंभ में विस्तार की नीति जारी रखते हुए अपने शासन के 9वें वर्ष में उड़ीसा की कलिंग पर विजय प्राप्त की। फिर उसने विस्तार की नीति छोड़ दिया और धम्म नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य को स्थापित या संगठित करने का प्रयास किया। कौन से वर्ष में? 9वें वर्ष में उड़ीसा में कलिंग में विजय प्राप्त की। अशोक के शिलालेखों एवं स्तंभ लेखों पर धम्म नीति का व्यापक वर्णन किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के पश्चाताप का वर्णन है। कौन से है? तो सबसे महत्वपूर्ण 13वें शिलालेख में किसका वर्णन है? कलिंग युद्ध के पश्चाताप का वर्णन। इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका धम्म प्रचार के लिए भेजा। कहाँ भेजा था? श्रीलंका। किसके लिए? धम्म प्रचार के लिए। पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा। अशोक के शासन में भेजे गए धम्म प्रचारक महेंद्र श्रीलंका, संघमित्रा श्रीलंका, महारक्षित यवन देश, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, मध्य हिमालयवर्ती देश, मध्यसंतिका कश्मीर तथा गंधार, महादेव महेशमंडल मैसूर, स्वर्ण तथा उत्तरा सुवर्ण भूमि। कुल 33 शिलालेख हैं जिनमें 14 प्रमुख शिलालेख हैं। कुल कितने शिलालेख हैं? 33 में प्रमुख कितने हैं? 14। 2 कलिंग शिलालेख है, 7 स्तंभ शिलालेख हैं और कुछ लघु शिलालेख के अलावा लघु स्तंभ शिलालेख भी शामिल हैं। प्रमुख शिलालेख अफगानिस्तान में कंधार, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान फैबाजगढ़ी और मानसेरा से लेकर उत्तर भारत में उत्तराखंड, पश्चिम में गुजरात और महाराष्ट्र, पूर्व में उड़ीसा और दक्षिण में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में कुर्नूल जिले तक फैले हुए हैं। ठीक। छोटे स्तंभ शिलालेख नेपाल के उत्तरी में लुम्बिनी के पास पाए गए। छोटे शिलालेख कहाँ पाए गए? तो लुम्बिनी के पास पाए गए। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने वर्ष 1835 में पढ़ा। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा? 1835 में पढ़ा। इन्होंने शुरुआती शिलालेखों में सिक्कों के प्रयोग में इस्तेमाल की गई ब्राह्मी और खरोफी लिपियों को समझने का प्रयास किया। अशोक के 14 दीर्घ शिलालेख या बृहद शिलालेख विभिन्न लेखों समूह जो 8 विभिन्न स्थानों में प्राप्त किए गए हैं। आगे आते हैं। अशोक के विभिन्न शिलालेखों पर लिखे हुए धम्म उपदेश। धौली यह उड़ीसा के भुवनेश्वर खोर्दा जिले में है। शहबाजगढ़ी यह पाकिस्तान पेशावर में है। मानसेरा यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है। कालफिया वर्तमान उत्तराखंड में है। जौगढ़ यह उड़ीसा के जौगढ़ में स्थित है। सोपारा यह महाराष्ट्र के पालघर जिले में है। एरागुड़ी यह आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। गिरनार यह काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास है। कंधार यह कंधार अफगानिस्तान का एक शहर है। अशोक के प्रमुख शिलालेख उन्हें संबंधित था। पहला शिलालेख जानवरों की बलि और उत्सव पंगने की छुट्टियों पर निषेध लगाता है। दूसरा शिलालेख सामाजिक कल्याण में संबंधित जैसे चिकित्सा, आवास, पेयजल, पेड़ आदि संबंधित का वर्णन है। तीसरा शिलालेख ब्राह्मणों की प्रति उदारता का व्यवहार। चौथा शिलालेख पशुओं की हत्या पर रोक, पाती हिंसा एवं अशोभनीय व्यवहार पर प्रतिबंध। पांचवा शिलालेख पहली बार अपने शासन के 12वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति एवं उसके द्वारा धम्म का संदेश प्रसारित करना। छठा शिलालेख धम्म महामात्रों के एक निर्देश इसमें बताया गया है कि वे किसी भी समाज के राजा के पास कुछ भी प्रशासनिक सुझाव ला सकते हैं। शिलालेख का दूसरा हिस्सा अच्छे प्रशासन और सहज व्यवहार के लेन देन से संबंधित है। मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था। राजा की स्थिति बुद्ध काल की तुलना में अधिक शक्तिशाली हुई। इसके निम्नलिखित उदाहरण है। मौर्य काल में राजकीय शक्ति का आधार धर्मशास्त्र के साथ साथ अर्थशास्त्र बन गया था।
जहाँ धर्मशास्त्र राजा फिर उम्मीद करता था कि वह पुराने कानूनों को लागू कराए, वहीं पर अर्थशास्त्र भी बन गया, जहाँ धर्मशास्त्र राजा फिर उम्मीद करता था कि वह पुराने कानूनों को लागू कराए, वहीं अर्थशास्त्र ने राजा को नए प्रकार के आदेश जारी करने का भी अधिकार दिया। मौर्य शासकों के द्वारा देवनामप्रिय यानी कि देवताओं के प्रिय के रूप की उपाधि ली गई। इससे यह संकेत मिलता है कि प्रशासन में ब्राह्मण मध्यस्थता की भूमिका कम करके सीधे तौर पर देवताओं संबंध होने का प्रयास किया। केंद्रीय प्रशासन कौटिल्य के अर्थशास्त्र 18 तीर्थ समाहर्ता निर्धारित समझाता लेखपाल और 17 अध्यक्षों का विवरण देता है। कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष निम्नलिखित हैं। 18 तीर्थ ये उच्च श्रेणी के अधिकारी होते थे तो सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। 26 अध्यक्ष विभिन्न विभागों में प्रमुख होते थे जो दैनिक शासन और प्रबंधन कार्य संभालते थे। मौर्य काल की आर्थिक व्यवस्था भारत अर्थव्यवस्था में प्रमुख 3 स्तंभों को कहा जाता है। कृषि उद्योग एवं वाणिज्य व्यापार। कृषि उद्योग वाणिज्य एवं व्यापार। कौटिल्य के अनुसार क्षेत्रक भूस्वामी को, जबकि उपवास काश्तकार को कहा जाता था। क्षेत्रक किसको कहा जाता था? भूस्वामी को, जबकि उपवास काश्तकार को कहा जाता था। तृतीय नगरीकरण को और भी सुदृढ़ किया गया क्योंकि राज्य ने कृषि शिल्प में सक्रिय भूमिका निभाई थी। राज्य को अपनी भूमि होती थी जिसे फीता भूमि कहा जा रहा है, उसमें फीताध्यक्ष नामक अधिकारी के अंतर्गत खेती कराई जाती थी। राज्य व्यापार में भी हिस्सा लेता था और राज्य वस्तुएं राज्यार्पण कहलाती थी। इस काल में आंतरिक एवं बाह्य व्यापार दोनों प्रकार के हुए तथा परिवहन हेतु जल एवं थल दोनों मार्गों का प्रयोग होता था। व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग माना जाता है। व्यापार पर 3 प्रकार के शुल्क लगाए जाते थे। बाह्य स्वदेशी वस्तुओं पर लगने वाला शुल्क, अतिथि विदेशी वस्तुओं पर लगने वाला शुल्क, अभ्यंतर राजधानी में लिए जाने वाला शुल्क। मौर्य काल की प्रमुख मुद्राएं सोने से निर्मित मुद्राएं निफ्ट एवं स्वर्ण, चांदी से निर्मित मुद्राएं पर्ण एवं करफापण, तांबे से निर्मित मुद्राएं मासक एवं काकड़ी। मौर्य काल के प्रमुख व्यापारिक संगठन श्रेणी, शिल्पियों का संगठन निगम, व्यापारियों का संगठन संघ, महाजनों का संगठन श्रेणी, न्यायालय के प्रधानों को महाश्रेष्ठी कहा जाता था। मौर्यकालीन स्थापत्य गैर ब्राह्मण पंथों द्वारा प्रेरित स्तंभ, अशोक के स्तंभ चुनार पत्थर द्वारा एक स्तंभ, इसका प्रथम भाग यष्टि, दूसरा भाग गाबद्रुम, लास्ट यष्टि के अंत में उल्टा कमल और उसके ऊपर एक चौकी, चौकी के ऊपर समानता पशु, हाथी, सिंह, घोड़े, फाड़ आदि है। नोट: सारनाथ के अशोक स्तंभ की चौकी पर चक्र एवं ऊपर 4 सिंह के एक दूसरी ओर पीठ फटाकर बैठे हैं। कहाँ? सारनाथ के अशोक स्तंभ की चौकी पर। भारत सरकार द्वारा इसी धर्म को चक्र को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद की पंक्ति सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखी हुई है। कौन से निश्चित तो मुंडकोपनिषद की पंक्ति। स्तूप वृत्ताकार गुंबदाकार संरचना जिसमें 100 या 100 शेषों को दफनाया जाता था। बुद्ध की अस्थियों को विभिन्न स्तूपों में दफनाया गया है। चैत्य बौद्धों का पूजा गया था। अधिकांश चैत्य पहाड़ों को काट कर बनाए गए थे, हालांकि ईंटों में उसको चैत्यों के भी उदाहरण मिलते हैं। चैत्य की बनावट प्राय आयताकार होती, परंतु उसका अंतिम भाग अर्धवृत्ताकार होता था। इसका केंद्र में एक स्तूप बनाया जाता था। स्तूप पर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहे, इसके लिए गुफा की छत को घोड़े की नाल के आकार का काट दिया जाता था। इसे चैत्य खिड़की कहा जाता था। उदाहरण: अजंता, नासिक, एलोवेरा आदि। बिहार यह भिक्षुओं का निवास स्थल था जो कि प्रायः चैत्य के निकट बनाया जाता था। इस काल में बड़ी संख्या में बिहारों का निर्माण किया गया। इस संख्या में 100 से अधिक थे। कितने थे? 100 से अधिक थे। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का राजनीतिक विस्तार। मौर्योत्तर काल की प्रशासनिक संरचना मौर्य काल की अपेक्षा कमजोर होती गई। इसका प्रभाव विभिन्न राज्यों में देखने को मिलता है। इस काल के राज्यों को हम 3 भिन्न समूह यानी कि 11 राज्य शासन में बांटकर देख सकते हैं। उत्तराधिकारी राज्य। ये राज्य मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारियों के द्वारा स्थापित किए गए। पहला है शुंग वंश। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, जो कि मौर्य का सेनापति रहा था और मौर्य शासक बृहद्रथ को मारकर 150 ईसा पूर्व में स्थापित हुआ। इसके 10 उत्तराधिकारी माने जाते हैं। इसका पहला उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुआ। इसी के शासनकाल में कालिदास ने अपनी पहली नाट्य कृति माल्यका विक्रमित्रम लिखी।
पुष्यमित्र स्वयं कट्टर ब्राह्मणवादी था, बौद्ध विरोधी था। अतएव संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान पतंजलि उसके 2 अश्वमेध यज्ञों के पुरोहित थे। यही कारण है कि जो हिंदू धर्म मौर्य काल में सुप्त अवस्था में था, वह पुष्यमित्र के शासन में पुनर्जीवित हो उठा। बौद्ध विरोधी होने के कारण पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया। उसका आगे का एक उत्तराधिकारी भागभद्र हुआ, जिसके दरबार में एक यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का आगमन हुआ था। इसी ने विदिशा में वासुदेव कृष्ण के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। गरुड़ स्तंभ की स्थापना कहाँ की थी? विदिशा में। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। वासुदेव नामक ब्राह्मण ने देवभूति की हत्या करके कण्व वंश की स्थापना की थी। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। कण्व वंश, वासुदेव नामक ब्राह्मण मंत्री ने अपने स्वामी देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। इस वंश में 4 शासक हुए, फिर आगे 7 बहनों ने इन्हें उखाड़ फेंका। वह आक्रमण से स्थापित राज्य। इंडो ग्रीक शासन। इंडो ग्रीक वंश का शासन ऑक्सस नदी के उत्तर बैक्ट्रिया में था। फिर डेमेट्रियस के वंश में उत्तर पश्चिम भारत पर हमला कर उसके एक भाग को जीत लिया। बर्फट एक पत्राफी पूर्व लगभग फाकाल को अपनी राजधानी बना ली। तभी एक दूसरे राजवंश यूक्रेटाइटस ने भी उत्तर पश्चिम भारत पर हमला कर उसको एक भूभाग को जीत लिया और उसने अपनी तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। भारत का यह पहला राजवंश था जिसने राजाओं के नाम पर सिक्के जारी किए थे। फिर डेमेट्रियस वंश के लिए शासक मेनांडर के साथ एक बौद्ध विद्वान नागसेन ने वार्तालाप किया। यह वार्तालाप मिलिंद पन्ह यानी कि पाली में लिखा गया है। शक राज्यों इंडो ग्रीक के पश्चात शकों ने भारत पर हमला किया। शक राज्य इंडो ग्रीक के शकों ने भारत पर हमला कर विभिन्न शाखाओं में बाढ़ का शासन किया, परंतु भारत में शासन करने वाली शकों की 5 शाखाओं में काफी महत्वपूर्ण शाखा पश्चिमी शाखा थी। पश्चिमी शाखा के शासक रुद्रदामन ने 2वीं सदी में शासन किया और सुदर्शन झील की मरम्मत कराई। तब संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख खुदवाया। वंश 4वीं सदी तक शासन करता रहा। शक मूलतः सीरिया के उत्तर के निवासी थे और बोलन दर्रे से भारत आए थे। शक कौन से दर्रे से भारत आए थे? तो बोलन दर्रे से भारत आए थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक वंश के अंतिम शासक रुद्र सिंह III को पराजित करके पश्चिमी क्षत्रपों को अपने अधीन कर लिया। पार्थियन, इनका संबंध भी शकों से जोड़ा जाता है। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक गोंडोफर्निस हुआ। इसी को गोदुवर कहा जाता था। इसी के काल में ईसाई संत टॉमस का भारत में आगमन हुआ। टॉमस कुफान ये फौजी जनजाति से संबंधित थे। इसके आरंभिक शासक कुजूहल कार्डफिवेस एवं बिम कार्डफिफिस हुए। इसके बाद कनिष्क का आगमन हुआ। कनिष्क को फक संबत 78 ईस्वी के चलाने का श्रेय दिया जाता है। कनिष्क को फक संबत किसको? कनिष्क को श्रेय दिया जाता है। विक्रम संबत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। विक्रमादित्य ने चलाया। फातिह ने महायान बौद्ध पंथ को ही संरक्षण दिया। इसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य मध्य एशिया एवं खुरासान से लेकर भारत में बनारस तक फैला हुआ था। रेशम मार्ग के एक भाग पर भी कुफानों का नियंत्रण था। इतिहास में कनिष्क का नाम 2 कारणों पर प्रसिद्ध है। एक शक संबत तो दूसरा बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संरक्षण। एक क्या है? शक संबत तो दूसरा है बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संरक्षण। कनिष्क के शासन काल में कश्मीर में कुंडल वन को बसुमित्र की अध्यक्षता में 4थी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। 4थी बुद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन में। विभिन्न भाषा शास्त्रीय रूप में टीकाएं लिखी गई।
अफोक के फाफा ने प्रख्यात कनिष्क का फाफा है जिसमें बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला, इसलिए कनिष्क को द्वितीय अफोक भी कहा जाता है। कनिष्क को क्या कहा जाता है? द्वितीय अफोक। कनिष्क ने अपनी 2 राजधानी बनाई, प्रथम पेशावर फिरोजपुर जबकि दूसरी मथुरा। कनिष्क के द्वारा ही कश्मीर को जीतकर वहां पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया। कनिष्क के दरबारों में अनेक प्रतिभाओं को संरक्षण मिला, जिनमें पार्थ, बासुमित्र, अफगोप जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान और चुरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। कनिष्क के पश्चात इस वंश का उत्तराधिकारी बना एवं कनिष्क काल का अंतिम महान सम्राट वासुदेव था। नव स्थापित राज सातवाहन का शक्ति का संस्थापक आध राजवंश यानी कि सिमुख था, परंतु इस वंश का एक महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी 106 से 130 ईस्वी था। इसका शासन क्षेत्र मुख्यतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक विस्तृत था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजकीय लिपि ब्राह्मी जबकि भाषा प्राकृतिक थी। इस वंश का पतन लगभग 3वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। इस वंश की जानकारी अभिलेख, सिक्कों, स्मारकों आदि से प्राप्त होती है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक सातकर्णी प्रथम। रानी नगनिका के नानाघाट अभिलेख के अनुसार सातवाहन वंश का प्रथम शासक सातकर्णी प्रथम था। सातकर्णी प्रथम ने दक्षिणा पथापति की उपाधि धारण की एवं 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ कराया था। हाल सातवाहन वंश के महानतम शासकों में से एक था, जो एक बड़ा कवि तो था, साथ ही कवियों विद्वानों को आश्रय देने वाला शासक था। हाल के द्वारा ही कथा सप्तशती नामक मुक्तक काव्य की रचना की गई, जिसकी भाषा प्राकृतिक थी। जिसकी भाषा कौन सी थी? तो प्राकृतिक थी। गौतमी पुत्र सातवाहन वंश का महान शासक था, जिसने शक शासक नहपान को हराकर विजय प्राप्त की, जिसकी जानकारी हमें उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। नासिक अभिलेख से ही गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। किस अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? तो नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख के अनुसार गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। खारेवेल का राज्य चेदी वंश से संबंधित था। इसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत हम्फी गुफा अभिलेख है। चेदी वंश से संबंधित था। खारवेल का राज्य किससे संबंधित था? चेदी वंश से संबंधित था। इसकी जानकारी का एकमात्र स्रोत कौन सी? तो हम्फी गुफा अभिलेख है, जो उड़ीसा में कलिंग से विजय प्राप्त होता था। इस अभिलेख से हमें कलिंग के शासक खारवेल के विजय की चर्चा मिलती है। संगम राजवंश मौर्योत्तर काल के कई प्रमुख राज्य वंशों में से एक संगम राजवंश का जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। कहाँ से मिलती है? संगम साहित्य से मिलती है। संगम का अर्थ है तमिल कवियों की परिषद अथवा गोष्ठी, जिसे तमिल कवियों की गोष्ठी जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त है। इस परिषद में कवियों द्वारा तमिल साहित्य को रचा जाता था और संगम की स्वीकृति के बाद ही किसी रचना का प्रकाशन संभव हो पाता था। संगम साहित्य के अनुसार चोल उत्तर पूर्व में, चेर दक्षिण पश्चिम में, वहीं पांडव वंश दक्षिण पूर्व में स्थित था। चोल वंश या संगम वंश का हिस्सा। संगम काल के 3 राज्यों में चोल राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। चोल राज्य कोरोमंडल के नाम से भी विख्यात था। चोल राज्य कोरोमंडल के नाम से भी विख्यात था। चोल वंश का राजकीय चिन्ह वाघ था। प्रमुख 2 शासक। इस राजवंश का प्रमुख शासक एलारा था, जिसने श्रीलंका और विजय प्राप्त की थी, और दूसरा प्रमुख एवं प्रतापी शासक करिकाल था। इसका समय लगभग 190 ईस्वी माना जाता है। करिकाल ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। ब्राह्मण संप्रदाय को करिकाल के शासन में राजकीय संरक्षण प्राप्त था। करिकाल ने अपने समकालीन चेर एवं पांड्य राजाओं को पराजित करके कावेरी नदी घाटी में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कावेरी नदी के किनारे का 60 किलोमीटर लंबा तटबंध बनवाने का श्रेय भी करिकाल को जाता है। कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा
तटबंध बनाने का श्रेय भी करिकाल को जाता है। तटीय राजधानी पोहार की स्थापना करिकाल के द्वारा करवाई गई। करिकाल संगीत के फातेह फरों का विशेषज्ञ माना जाता था। संगमकालीन चोल शासकों ने लगभग 3वीं-4वीं शताब्दी का शासन किया। चेर वंश या संगम वंश का हिस्सा। चेर राजवंश आधुनिक कोंकण, मालाबार के तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर एवं कोची तक विस्तृत था। चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह धनुष और बाण था। चेर वंश के प्रमुख शासक उथियाना चेर लथान। उथियाना चेर लथान चेर शासकों में प्रथम सम्राट माना जाता है। कौन माना जाता है? उथियाना चेरा लथान शासकों में प्रथम सम्राट माना जाता है, जिसने महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। कौन माना जाता है? उथियान चेर लथान चेर शासकों में प्रथम सम्राट माना जाता है, जिसने महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। नैदुम जेरलिया एक प्रतापी शासक था, जिसने अधिराज एवं मेरम जैसी उपाधि धारण की थी। इसने मालाबार तट पर अपने शत्रुओं को नौसैनिक युद्ध में हराया एवं व्यापारियों को बंदी बनाकर उनसे बहुत धन लूटा। फैन गुटुबन इस लाल चेर के उपनाम से भी जाना जाता है। इसके ही शासन काल में पत्नी पूजा प्रारंभ हुई। पांड्य राजवंश संगम वंश का हिस्सा। पांड्य राजवंश संगम वंश का हिस्सा। पांड्य राज्य कावेरी के दक्षिण में स्थित था। पांड्य राज्य का उल्लेख मैगेस्टिस द्वारा किया गया। मैगेस्टिस के अनुसार यह राज्य मोतियों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। पांड्य राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै था। इनका प्रतीक चिन्ह मछली था। पांड्य राज्य के प्रमुख शासक नेडियोन और पहरुली थे। नेडियोन यह प्रथम पांड्य शासक था। इसी के शासनकाल में पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान किया गया था। समुद्र की पूजा प्रारंभ की गई। समुद्र की पूजा किसके काल में प्रारंभ की गई? तो नेडियोन के समय में। और नदी कौन सी थी? पहरुली। नैडुन जेलियन यह पांड्य शासकों में प्रथम शक्ति संपन्न एवं महत्वपूर्ण शासक था, जिसने अपने 2 पड़ोसी राजाओं और 5 सामंतों के समूह को पराजित किया। इसी ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपना दूत भेजा था। इसके द्वारा बहुत से यज्ञ किए गए एवं वैदिक धर्म को प्रोत्साहन प्राप्त किया। प्रमुख संगम साहित्य की रचना, शिल्प आदि का आरंभ इसी काल में हुआ था। मौर्योत्तर काल की प्रशासनिक संरचना इस काल में के पूर्व काल की तुलना में प्रशासनिक केंद्रीकरण में गिरावट देखने को मिलती है। उदाहरण निम्नलिखित तथ्यों को अंकित किया गया है। शक शासकों ने राजा तिरंजा की उपाधि ली और कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि ली। मौर्योत्तर काल का आर्थिक विस्तार। इस काल में भूमि अनुदान के माध्यम से कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। फिर सिंचाई की नई तकनीक के रूप में अर्घट या राहट की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? अर्घट या राहट की जानकारी मिलती है। इसकी जानकारी सातवाहन काल के ग्रंथ गथा सप्तशती से मिलती है। इसके कारण कृषि अधिशेष को प्रोत्साहन मिला। कृषि अधिशेष के शिल्पों के विकास में योगदान दिया था। मिलिंद पन्हु नामक 75 व्यवसाय का जिक्र मिलता है, जिनमें पाठ शिल्पों से जुड़े हुए हैं। इस काल में शिल्पी समूह में बंधक उत्पादन करने लगे थे। शिल्पियों का समूह एक व्यापारियों का संगठन को निगम कहा जाता था। व्यापारियों के समूह को निगम कहा जाता था। कृषि एवं शिल्पों के विकास ने व्यापार के विकास को प्रोत्साहन दिया। इस काल में विदेश व्यापार की विशेष प्रगति हुई। इसका एक बड़ा कारण था रोमन व्यापार का प्रोत्साहन। पश्चिम में रोमन साम्राज्य और पूर्व में चीन साम्राज्य के बीच भारत था, अतः एक रेशम मार्ग पर पूर्व पश्चिम को जोड़ता था। रेशम मार्ग को एक भाग पर कुषाण साम्राज्य का भी नियंत्रण था, इसलिए इस व्यापार का व्यापक लाभ मुक्ता भारत को मिला। भारत फिर रोमन साम्राज्य के लिए मसाले, रेशम, लोहे के उपकरण, कीमती पत्थर, औषधि का निर्यात होता था। बदले में बड़ी मात्रा में चांदी एवं सोने मिलते थे। तो भारत रोमन साम्राज्य से शराब के 2 हत्थे वाला कलश, अरेंटाइन, मृदभांड, फीफी की यूनिवर्सिटी आदि आयात करते थे, किंतु व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। इस काल में सर्वाधिक मात्रा में सिक्के जारी किए गए। कुषाण शासकों ने रोमन दिनार पैटर्न पर सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। शक शासकों ने बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। वहीं सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, कांसे, टिन एवं शीशे के सिक्के जारी किए। मौर्योत्तर काल में द्वितीय नगरीकरण ही अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया था। मौर्योत्तर काल की सामाजिक संरचना।
इस काल में निम्नलिखित कारकों से वर्ण व्यवस्था को चुनौती मिली थी। बड़ी संख्या में विदेशी तत्वों को आत्मसात किया जा रहा था क्योंकि यह विदेशी आक्रमण का काल था। बड़ी संख्या में जनजातीय तत्वों को समाज में आत्मसात किया जा रहा था। इसका एक बड़ा कारण भूमि अनुदान का आरंभ। इन कारकों ने वर्ण व्यवस्था में तनाव उत्पन्न किया। इसी काल में मनु का आगमन हुआ और मनु ने वर्ण व्यवस्था को बचाने के लिए सामाजिक नियमों के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया। इस प्रकार है उसने 61 वर्ण संकर जातियों का चयन किया। आगे सभी भारतीय जातियाँ व्यवस्था शामिल हो गए। उसने विदेशों जैसे कुफान, फक, पर्शियन आदि को द्वितीय प्रकार की क्षत्रियों का दर्जा देकर वर्ण व्यवस्था में शामिल किया। शूद्रों की प्रति मनु की दृष्टि कठोर है। उसने दुर्यों को यह सलाह दी कि शूद्रों के संपर्क से बचें। वर्ण व्यवस्था की जटिलता बढ़ाने का परिणाम था कि महिलाओं की सामाजिक दशा में गिरावट आई। मनु ने बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया जबकि विधवा पुनर्विवाह पर पाबंदी लगाई। फातवाहन फाफकों के नाम में मात्र शब्द उनके फाफन में महिलाओं की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। मौर्य उत्तर काल या मूर्तिकाल। मौर्य उत्तर काल में पशुओं की कैफी फुटबॉल मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं जो मौर्य काल में देखने को मिली, परंतु उसकी क्षतिपूर्ति मानव मूर्ति के निर्माण से की गई। इस काल में मूर्ति कला की 3 शैलियाँ विकसित हुई: गांधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। गांधार शैली को यूनानी रोमन शैली भी कहा जाता है। यूनानी शैली में मूर्ति के शारीरिक बनावट के अंकन विशेष बल दिया गया। एवं शरीर की मांसपेशियों को यथार्थवादी रूप में चित्रण किया गया। बाद में इस पर भारतीय प्रभाव भी देखा जा सकता है। गांधार शैली का दृष्टिकोण यथार्थवादी था, अर्थात बुद्ध की मुद्रायुक्त प्रतिमाओं का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की मुद्रा युक्त प्रतिमाओं का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। दूसरी तरफ मथुरा शैली में मूर्तियों शरीर की बनावट की तुलना में उसके मुख पर आध्यात्मिकता दर्शन पर विशेष बल दिया गया। इसमें मूर्तियों के शरीर पर कपड़े चिपके हुए थे। मथुरा शैली का दृष्टिकोण आदर्शवादी, जहाँ गांधार शैली का संबंध मुख्यतः बौद्ध पंथ से रहा, वही मथुरा शैली का संबंध बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण तीनों पंथों से रहा। अमरावती शैली अमरावती, नागार्जुन कोंडा के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुई। इसमें मूर्ति के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ, जहाँ मथुरा और गांधार शैली का बल धर्म व अध्यात्म रहा था। वहीं अमरावती शैली में इंद्रिय सुख पर विशेष बल दिया गया। गांधार कला सांस्कृतिक समन्वय की उपाधि। गांधार शैली में निर्मित मूर्ति विविध संस्कृतियों में प्रभावित दिखती थी। इन पर यूनानी, रोमन, मध्य एशियाई, व्यक्तिगत भारतीय तत्वों का भी प्रभाव देखने को मिलता। इसी पे हमारा मौर्य काल हुआ ख़त्म और हम कल पढ़ेंगे गुप्त काल को।